गुड मॉर्निंग वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का स्वागत है यहाँ पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री पेपर सेकंड और उसकी यूनिट फर्स्ट में हम ले रहे थे एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले चुके थे। आज हम लेते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है इसमें दो OH समूह उपस्थित है और इसका बहुत ही कई सारे एग्जाम्पल है। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है एथिलीन ग्लाइकोल। क्योंकि इसको संगत एल्कीन जिससे इसको बनाया जाता है उसके नामकरण में इसको लिखा जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। जो एथिलीन से इसको बनाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल्स में जब दो OH समूह पास पास के कार्बन पर होते हैं तो इनको हम विसिनल या निकटवर्ती ग्लाइकोल बोलते हैं और यही आपके कोर्स में है और उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे इसी एथिलीन ग्लाइकोल का। जहाँ तक इसके IUPAC नाम की बात है, दो OH समूह इसमें, दो कार्बन है तो ग्रुप नेम तो इथेन हो गया, इथेन। और कार्बन नंबर 1 और 2 पर क्या है, दो एल्कोहलिक समूह है तो इसके लिए आएगा डाइऑल। इथेन 1,2 डाइऑल इसका IUPAC नाम है। हम इनको डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं और इथेन 1,2 डाइऑल भी बोलते हैं। ये इनका नाम है। ये अल्फा डाइऑल भी कहलाते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि दो OH समूह हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, दो OH समूह, लेकिन वो दो OH समूह जो है पास पास के कार्बन पर नहीं हो। जैसे इसमें ये प्रोपेन 1,3 डाइऑल है तो ये आपके डाईहाइड्रिक एल्कोहल तो है लेकिन ये आपका जो हम कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं विसिनल डाइऑल वो नहीं है क्योंकि इसमें ये निकटवर्ती नहीं, दो पास पास के कार्बन पर नहीं, बीच में एक कार्बन और रह गया। तो हमें आपको पढ़ाना है जो सिलेबस में वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो पहले अपन बनाने की विधियाँ देखते हैं, फिर इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले बनाने की जो विधि है वो देखिए, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम इसका इसलिए है कि इसको इथाइलिन से बनाया जाता है। इथाइलिन से कैसे बनाते हैं, बहुत आसान विधि है। ठंडे तनु क्षारीय केमेनोफोर यानी कि बेयर अभिकर्मक, ठंडे तनु क्षारीय केमेनोफोर लेंगे हम, क्षारीय केमेनोफोर, ठंडा तनु क्षारीय है ना, केमेनोफोर, इसको बेयर अभिकर्मक बोलते हैं। ये बेयर अभिकर्मक क्या करता है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है और आपके इथाइलिन का अच्छे खासा ऑक्सीकरण कर देगा। नवजात ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगी, बहुत अच्छी विधि है। इसलिए इसको शुरुआत में इथाइलिन ग्लाइकोल को इसी विधि से बनाया गया था और नाम इसलिए इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनाने की विधि हुई इथाइलिन ग्लाइकोल की ठंडे तनु क्षारीय केमेनोफोर से। ये ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण की विधि से इसको हम बना सकते हैं। ऑक्सीकरण की और भी विधियां हैं, आप चाहें तो इथाइलिन का ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीकरण करें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं इसके साथ, जैसे मैंने लिया एसिटिक एसिड है ना। तो एसिटिक एसिड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और आपको मिल जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल की एक और बनाने की विधि है, ये भी ऑक्सीडेशन की विधि है। इसको बनाने की कुछ और विधि देखते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। जो ऑक्सीकारक अभिकर्मक है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण कर देगा। ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है ना। ये इसका ऑक्सीकरण करता है कैसे, देखिए CH2 O OS डबल बॉन्ड O। ये इसका ऑस्मेट एस्टर बनाता है ना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से ये इसका, और फिर इसका जब आप जल करते हैं तो क्या बन जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल आपको प्राप्त हो गया और साथ में क्या बनेगा, ऑस्मिक एसिड है ना, H2OSO4 है ना, ऑस्मिक एसिड। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे ना यहाँ से, इसका जल अपघटन आप यहाँ से करिए, HOH इथाइलिन ग्लाइकोल इधर आपको मिल गया और इधर आपको मिलेगा H2OSO4 ऑस्मिक एसिड। तो ये एक और बनाने की विधि है। तीसरी बनाने की विधि है, ये भी ऑक्सीकरण की विधि है। एक और चौथी विधि देखते हैं। ये ऑक्सीकरण की विधि नहीं है, चौथी विधि जो बनाने की है वो ऑक्सीकरण की नहीं है। देखिए इथाइलिन को हम HOCl हाइपोक्लोरस एसिड पर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, क्लोरोहाइड्रिन बनता है। देखिए इसमें ये वाला पार्ट है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव वाला पार्ट है ना। तो सिंपल एडिशन है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया और क्या होगा, CH2Cl CH2OH, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन बना। ये इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन में आपको Cl की जगह पर OH लगाना है तो स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल
है ना। इसका जल अपघटन यदि आप करा दें तो सोडियम बाइकार्बोनेट पर्याप्त है इसके जल अपघटन के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी क्रिया कराएं आप, बस कोई भी बाइकार्बोनेट प्रमाण लेंगे, इसका जल अपघटन हो जाएगा, HOH यहाँ जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा HOH, है ना। ये तो बना आपके CH2OH। एक प्रकार की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिससे कि एल्किल हैलाइड होती थी। ये एल्किल हैलाइड वाला ही पार्ट है, तो यहाँ पे इसको आपने जो हल्का सा क्षार लिया, दुर्बल क्षार सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ इसका जल अपघटन हुआ और आपकी क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के बनाने की एक और विधि हो गई। एथिलीन ग्लाइकोल को हम बना सकते हैं एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड को बनाया जाता है जब आप सिल्वर चूर्ण उत्प्रेरक 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सिल्वर उत्प्रेरक के ऊपर एथिलीन ऑक्साइड और वायु के मिश्रण को साथ में प्रवाहित करते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड बनता है। ये वाला कंपाउंड बनता है CH2O, ये कहलाता है एथिलीन ऑक्साइड, है ना। तो एथिलीन ऑक्साइड पहले अपन बनाएंगे इसको और एथिलीन ऑक्साइड का जल अपघटन कर देंगे। एथिलीन ऑक्साइड का जल अपघटन किसी भी अम्ल की उपस्थिति में अपन कर सकते हैं। कि अम्ल HCl जो है यहाँ पे HOH उपलब्ध कराएगा और इसका जल अपघटन हो जाएगा ऐसे HOH, है ना। ऐसे इसी प्रकार से इधर भी इसका जल अपघटन होगा। ये HOH जैसे हुआ तो क्या बना, देखिए CH2OH नीचे लिख रहा हूँ मैं, CH2OH और नीचे CH2OH, क्या बन गया है आपका डिजायर्ड कंपाउंड जिसको आप बनाना चाह रहे हैं। ये बनाने की कई सारी विधियां हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल या इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको आप अभी ले रहे हैं। जहाँ तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात है, 2 OH समूह है। आपको पता है कि OH समूह जो है ध्रुवी बंध होता है, जैसे कि आपने पिछली बार लिया था। OH ध्रुवी बंध है, इस कारण से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। 2 OH समूह एक ही यौगिक में है, एक ही यौगिक के अणु में है, तो हाइड्रोजन बंध की क्षमता और ज़्यादा हो जाएगी। फलस्वरूप ये गाढ़ा द्रव है, मीठा द्रव है, पानी में घुलेगा। स्वाभाविक तौर से हाइड्रोजन बॉन्ड पानी में किसी भी अनुपात में घुल जाता है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म। जहाँ तक रासायनिक गुणधर्म की बात है तो एथिलीन ग्लाइकोल में 2 OH समूह है, तो ये वो सारी अभिक्रियाएं देगा जो अल्कोहल देते हैं, और ये 2 बार देगा क्योंकि इसमें कितने अल्कोहलिक समूह है, 2, तो 2 बार देगा। देखिए कुछ अभिक्रिया इसकी अपन लेते हैं, जैसे हमने ली थी अल्कोहल के साथ सोडियम धातु की क्रिया, तो सोडियम धातु के साथ वो क्रिया करके हाइड्रोजन देता है, ये भी देगा। ये देखिए ये एथिलीन ग्लाइकोल लिया, ये हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं है ना इथाइलिन ग्लाइकोल की। तो इसकी जैसे सोडियम से क्रिया हुई, चूंकि इसमें 2 OH समूह है तो पहले एक वाला OH जो होगा ऊपर वो विस्थापित होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। ये मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट लवण हुआ और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्कोहल में होता है। फिर वापस सोडियम से और सोडियम मेटल से क्रिया होगी, नीचे वाला भी विस्थापित हो जाएगा, क्या बन जाएगा CH2ONA, CH2ONA, है ना। ये बन गया डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, है ना। 2 बार Na प्रतिस्थापित हो गया डाई सोडियम ग्लाइकोलेट, ये पूरे मोनो तो बनेगा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। यहाँ भी वापस हाइड्रोजन विस्थापित होगी। ये बिल्कुल वही अभिक्रिया जैसे कि OH सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देते हैं। HCl के साथ अभिक्रिया, ये HCl के साथ अभिक्रिया हमने कल देखी थी, ये बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ है ना। क्या होगा, पहले यदि आप ये अभिक्रिया होगी आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इसमें प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, पहले यहाँ पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, पहले Cl यहाँ आएगा, एक बार OH यहाँ से निकला, क्या निकला यहाँ पे H2O निकल गया, है ना। ये एथिलीन फ्लोरोहाइड्रोजन बन गया, फिर वापस ये रिएक्शन आगे फिर वापस होगी, एक अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड का गया और ये दोनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे Cl, ये क्या बन गया एथिलीन क्लोराइड, यह है एथिलीन क्लोराइड, ठीक है। तो एक एक करके बिल्कुल रिएक्शन वैसी है जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो HCl से ऐसी एक रिएक्शन PCl5 से करेंगे। यदि आपने HCl की जगह पे PCl5 लिया तो PCl5 का भी वही काम है, क्या है, OH हटा के Cl रख देना, सीधा से क्या बन जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड या एथिलीन क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। जहाँ तक बात PI3 की है, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड से भी आप क्रिया कराते हैं इसकी, तो फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड से जैसे क्रिया कराएंगे रिएक्शन वैसी ही होगी जैसे PCl5 से होती है, क्या बनेगा इथाइलिन आयोडाइड। लेकिन आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है ना, ये आपस में ये स्थायी नहीं रह पाएगा, ये अस्थायी है। यहाँ से आयोडीन लिबरेट हो जाएगी,
आयोडीन निष्कासित हो जाएगी, क्या बनेगा आपको एथिलीन। एथिलीन आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा जब आप इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ या PI3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में इसकी जो अभिक्रियाएं हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि ये एक प्रकार का अल्कोहल है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, ये एस्टर बनाएगा। एस्टर 2 बनाएगा। 2 क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें 2 OH समूह है ना। पहले बनाएगा मोनोएस्टर, फिर आगे चल के बनेगा डाइएस्टर। तो जैसे रिएक्शन अपन ने कराई, ये देखिए ये आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शन में एसिटिक एसिड से कराता हूँ, है ना, HOCOCH3 से, है ना। ये रिएक्शन जो इसको गर्म करेंगे इसके साथ हल्के से तनु अम्ल खनिज अम्ल के साथ, तो क्या बनेगा, ये इस प्रकार से यहाँ से जल के अणु का निष्कासन और क्या बना दीजिए CH2OCOCH3 और नीचे CH2OH, इसको बोलेंगे हम ग्लाइकोल मोनोएसिटेट। ये एकल मोनो लवण मोनोएस्टर बनाए ग्लाइकोल मोनोएसिटेट, और इसकी फिर वापस क्रिया एक बार फिर वापस एसिटिक एसिड के दूसरे अणु से होगी, तो नीचे भी ये क्या आ जाएगा, ग्लाइकोल डाइएसिटेट। तो 2 OH समूह है, इसलिए इसका डाइएस्टर बनेगा, ग्लाइकोल डाइएसिटेट। ये तो बात हुई फैटी एसिड या वसी अम्ल के साथ। यदि आप इसकी क्रिया एसिटिक एसिड से नहीं करा के किसी इनऑर्गेनिक एसिड से कराते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड तो इसकी रिएक्शन कराई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, ऐसी रिएक्शन होगी। ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी, देखिए क्या बनता है, यहाँ से H2O, यहाँ से भी H2O निकला और -2 H2O, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल की, और क्या हो गया देखिए नाइट्रिक अणु CH2ONO 2 CH2 -2 CH2ONO2, है ना। क्या बन गए, ये बना ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ये डाई लवण बन गया इसका, जैसे उसमें डाई एसिटेट बना था, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ये बहुत ही भारी भरकम विस्फोटक है, दिस इज एन एक्सप्लोजिव, बहुत ध्यान से इसको काम में लेना चाहिए, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। ठीक है, फिर एक और रिएक्शन देखते हैं जो इसकी सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, टरथेलिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन। टरथेलिक एसिड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, टरथेलिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बेंजीन जिसमें बीचों बीच होती है, पैरा पोजीशन पर 2 COO समूह होते हैं। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, अमूमन एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये टरथेलिक एसिड है, यानी कि जो थेलिक एसिड होता है, सिंपल थेलिक एसिड में 2 COO समूह ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, ये पास होंगे। ये आइसोथेलिक एसिड, ये टरथेलिक एसिड है। अब इसकी रिएक्शन जब इथाइलिन ग्लाइकोल से कराते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। तो लेकिन इसमें क्या है, 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक समूह है इस अम्ल में, और एथिलीन ग्लाइकोल में भी 2 OH समूह होती है। रिएक्शन आगे से आगे चलती रहेगी, चेन रिएक्शन, और एक पॉलीमर बनेगा। देखिए कैसे बनता है पॉलीमर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है परीक्षा में अमूमन कि टरथेलिक एसिड के साथ इसका संघनन होता है, संघनन बहुलीकरण है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्लस HOCH2CH2OH। इसको गर्म करते हैं जब हम अम्ल की उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, देखिए ये जल अणु यहाँ से निकला, इधर भी ये इसी प्रकार से प्रोसेस, ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का दूसरा अणु, यहाँ से जल का अणु यहाँ से निकल रहा है, संघनन हो रहा है, और ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। उत्पाद के रूप में देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से लिख रहा हूँ OCH2CH2O CO C6H4 CO OCH2CH2O, और ये इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये देखिए इसको N लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे से आगे क्रिया चलती रहेगी। ये पॉलीमर बन गया है ना, ये पॉलीमर बना जब आपने थेलिक एसिड की रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल से कराई किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं टेरिलीन। इसका नाम है टेरिलिक बहुलक है, टेरिलीन नाम कहाँ से आया, देखिए टेरी तो ये आया है टरथेलिक एसिड से, लीन आया एथिलीन ग्लाइकोल का लीन है ना। टेरिलीन है एक प्रकार का पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर, चूंकि इसमें ये वाला समूह है, एस्टर समूह कई बार आ रहे हैं, एस्टर समूह कई बार आएंगे, इसलिए क्या हो गया पॉलीएस्टर। ये पॉलीएस्टर काफ़ी काम का है कंपाउंड, ये जो है इसमें न तो ये सिकुड़ता है, न ये इस पर कोई सल पड़ते हैं, इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, कीड़ा नहीं लगता है, तो ये एक पॉलीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है फॉर एज फार एज द ह्यूमन्स आर कंसर्न।
तो ये होगी आपके एक और रासायनिक अभिक्रिया एसिड टरथेलिक एसिड के साथ रिएक्शन। ऑक्सीकरण, जहाँ तक ऑक्सीकरण की बात है, इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण बड़ी अच्छी रिएक्शन है। इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, खासकर इसलिए कि इसमें दो प्राइमरी अल्कोहलिक समूह है ना, CH2OH CH2, दोनों का ऑक्सीकरण होना है। अब ऑक्सीकरण की कई सारी स्टेजेज हो सकती है। कैसे देखिए इसकी स्टेजेज कैसे हो सकती है? हो सकता है कि पहले ऊपर वाले का ऑक्सीकरण हो जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना है ना, और नीचे वाला एल्डिहाइड रहे। हो सकता है कि पहले वाला का एक बार फिर ऑक्सीकरण हो जाए, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हुआ तो संगत उतनी कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये COOH बन गया है ना। और हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक बार ऑक्सीकरण हो, एक बार ऊपर वाले CH2OH का हो गया, नीचे इस वाले अल्कोहल का हो जाए, इस अल्कोहलिक समूह का क्या बन जाएगा CHO। उसके बाद फिर वापस ऑक्सीकरण हो तो ऊपर वाले CHO का ऑक्सीकरण हो जाए तो COOH, नीचे वाला एल्डिहाइड रह जाएगा, और फिर फाइनली इसका ऑक्सीकरण ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी ऑक्सीकरण COOH के रूप में। देखिए क्या क्या बनते हैं इनके नाम, मैं आपको रूट नाम बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका ऑक्सीकरण हुआ कि ये कहलाएगा ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है ना, ग्लाइकोल एल्डिहाइड है ना, ये कहलाएगा ग्लाइकोलिक एसिड, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। ये इथाइलिन ग्लाइकोल हुआ, इथाइलिन ग्लाइकोल से बना ग्लाइकोल एल्डिहाइड, ये कहलाता ग्लाइऑक्सेल, ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सीडेशन हुआ, ये ग्लाइऑक्सेलिक एसिड, इसका नाम है ग्लाइऑक्सेलिक एसिड। और ग्लाइऑक्सेलिक एसिड का फिर वापस ऑक्सीडेशन हुआ, ये कहलाता है ऑक्सेलिक एसिड। तो अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सेलिक एसिड। और यदि और आगे ऑक्सीडेशन होता है तो फिर आपके इसमें फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और आगे ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेंगे। तो जब आप तनु नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों का मिक्सचर बनता है, किसका? ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है ऑक्सीकरण का उत्पाद कि आपने ऑक्सीकारक क्या लिया है। डाइल्यूट HNO3 से मिक्सचर क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। और देखते हैं ऑक्सीकरण। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो ऑक्सीकरण है बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करता है, और वो इस कारण से कि अम्लीय केमेनोफोर बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या लेड टेट्राएसिटेट CH3COO4Pb, या पर आयोडिक एसिड HiO4। ये चारों जो ऑक्सीकारक है ये क्या करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल में दो CH2OH समूह, मतलब दो प्राइमरी अल्कोहलिक समूह, ये ऑक्सीडेशन करते हैं दोनों समूह का ऑक्सीडेशन कर देते हैं एक साथ, और साथ साथ में क्या करते हैं? कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड, उसको तोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, या ऑक्सीकरण के साथ साथ कार्बन कार्बन बंध का विदलन होना। तो ये चारों की खासियत है। यहाँ पर क्या करेंगे? ये CH2OH का ऑक्सीकरण इन चार में से किसी के भी साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये वाला बंध टूट जाता है और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। आपको पता है प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है? स्वाभाविक तौर पे एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड बन जाएगा C, इसको मैं एल्डिहाइड को ऐसे लिखता हूँ, देखिए H, ये CH2 है ना, CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया CH2, इसका ऑक्सीडेशन, और ये वाला बॉन्ड टूट गया, प्लस नीचे भी इसी प्रकार से। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु यहाँ पे प्राप्त होंगे। इसका इन चारों के ऑक्सीकरण से क्या होता है? ये ऐसे ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है जिससे CC बॉन्ड का विदलन होता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेशन के साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना, क्लीवेज का मतलब टूटना, ठीक है। और ये अम्लीय केमेनोफोर और अम्लीय K2Cr2O7 तो और भी प्रबल ऑक्सीकारक है। ये जो बने ना, इनका और आगे ऑक्सीकरण करके फॉर्मिक एसिड बना देंगे, इसका भी और इसका, दोनों के साथ फॉर्मिक एसिड बनेगा। बाकी लेड टेट्राएसिड और HiO4 का ऑक्सीकरण जब होगा एथिलीन ग्लाइकोल का, तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं क्योंकि ये अलग से सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वो रिएक्शन देखते हैं। कौन सी रिएक्शन देखेंगे हम? पहले हम रिएक्शन देखते हैं लेड टेट्राएसिटेट के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन। देखिए क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन, लेड टेट्राएसिड, फिर हम HiO4 के साथ भी देखेंगे क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन्ड भी है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं रिएक्शन को पहले लिख देता हूँ, तो इस रिएक्शन में होगा क्या,
लेड टेट्राएसिटेट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेड टेट्राएसिटेट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, जैसा कि अभी मैंने लिखा था, ये वाला बॉन्ड टूटेगा प्लस बनेगा लेड एसीटेट CH3 होल ट्वाइस Pb प्लस 2 अणु बनेंगे इसमें एसिटिक एसिड के, ठीक है। तो इससे बैलेंस हो जाएगा आराम से, आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ देखिए, ये बॉन्ड टूटा। अब इसका मैकेनिज्म हम देखना चाह रहे हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से ये काम करता है। तो ये लेड टेट्राएसिटेट जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं देखिए HOCO सॉरी तो लिखते हैं हम CH3COO CH3COO, 4 एसीटेट अणु लेड से जुड़े हुए ना, 4 में से 2 एसीटेट समूह जुड़े हुए, इसमें 2 को मैं लिख रहा हूँ, 2 की जरूरत है, बाकी 2 को मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी 2 अणु ये है CH3COO, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा देखिए, ये है आपका CH3CO, ये इसका पार्ट है लेड टेट्राएसिटेट का, और ये है इथिलीन ग्लाइकोल का पार्ट है। ये जैसे इसके साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है देखिए, एसिटिक एसिड यहाँ से निकलेगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ से एसिटिक एसिड के 2 अणु निकलेंगे। जैसे एसिटिक एसिड के 2 अणु निकलते हैं, देखिए क्या बनता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है ना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एसिटिक एसिड के 2 अणु निकले, क्या बना CH2O, ये किससे जुड़ जाएगा, लेड से जुड़ जाएगा। एसिटिक एसिड के 2 अणु निकल गए CH3COOH, क्या अलग निकल जाएंगे ना, और ये लेड OCOCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। और बस इसके बाद जो है ना, ये अस्थायी है, ये जो रबड़ बना है लेड के साथ ये अस्थायी है, और इस जो ये अपने आप को पुनर्निश्चित करता है, कैसे, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और ये यहाँ चला गया। देखिए क्या हुआ, 3 बॉन्ड साइमल्टेनियस टूट रहे हैं। जैसे ये यहाँ गया और ये यहाँ चला गया, ये अलग हो गया आपके, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे ये अलग हो गया, बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ऊपर तो रह गया H CH2 डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ बना, प्लस एक फॉर्मेल्डिहाइड नीचे बन गया H डबल बॉन्ड O, है ना, प्लस इधर देखिए, इधर क्या बन गया CH3COO होल ट्वाइस Pb, लेड एसीटेट बन गया, और ये आपके उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यही रिएक्शन, इसी प्रकार की रिएक्शन आपके बनेगी किससे, HiO4 लेड पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन तो करता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ के, ग्लाइकोलिक बॉन्ड को तोड़ के करता है। तो उसमें जो बनेगा, जो बीच का मध्यवर्ती, वो ये वाला होगा। देखिए मैं यहीं पे बनाता हूँ, ये आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ उसको, क्या बनेगा देखिए। HiO4 क्या होता है पहले बताता हूँ आपको। HiO4 का स्ट्रक्चर यदि आप देखना चाहें, आयोडीन OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है HiO4। तो इसमें से जो 2 जो ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन इसको तरीके से लिखते हैं, ये है आपका HiO4 पर आयोडिक एसिड। इसके ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल के 2 जो प्राइमरी एल्कोहलिक समूह के 2 जो हाइड्रोजन है, उसके साथ ये जल का अणु यहाँ से निकलेगा, जल का अणु यहाँ से जैसे निकलेगा तो क्या बना है यहाँ से, ये आपके पर आयोडिक एसिड का साइक्लिक इंटरमीडिएट, चक्रीय मध्यवर्ती बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको यही बना रहा हूँ, ये बनेगा CH2O, ये आपका पर आयोडिक एसिड था, और यहाँ पे देखिए ये आयोडीन से जुड़ा डबल बॉन्ड, ये एजिटिव रहेगा, और ये OH। बस इसका विदलन ठीक इसी प्रकार से जैसे कि पहले हुआ था। ये वाला जो है ना, ये ग्लाइकोलिक क्लीवेज यहाँ होता है, ये बॉन्ड यहाँ जाता है, और ये यहाँ आ गया। देखिए ये 3 प्रकार के साइमल्टेनियस 3 मैंने आपको मुड़े हुए तीरों का प्रयोग बताया है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये ऊपर बन गया HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, नीचे भी एजिटिव HCH डबल बॉन्ड O, प्लस ये बना HiO3, ये बना आयोडिक एसिड, पहले था पर आयोडिक एसिड। तो ये कुल मिला के रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। जब आप इसमें एसिडिफाइड K2Cr2 लेते हैं या एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं, वो और भी प्रबल ऑक्सीकारक है, वो विदलन तो करेंगे, ग्लाइकोलिक कार्बन कार्बन बॉन्ड का विदलन करेंगे, लेकिन प्राप्त जो उत्पाद एल्डिहाइड है उसको और आगे ऑक्सीकृत करके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कार्बन वाला यानी कि फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देंगे। तो उसमें
उत्पाद फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा, जबकि HiO4 और लेड टेट्राएसिटेट में आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रिएक्शन होगी। अब इसकी दो रिएक्शन और जो हमेशा अपना ध्यान आकर्षित करती है वो है इसकी निर्जलीकरण की अभिक्रियाएं। निर्जलीकरण में आप जो निर्जली कारक लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, उसके आधार पर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। देखिए, एक है निर्जल, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, निर्जल जिंक क्लोराइड। निर्जल जिंक क्लोराइड क्या करता है, जल के अणु का विलोपन करता है। इथाइलिन ग्लाइकोल के एक अणु में से जल के अणु का विलोपन करता है। कैसे करता है, देखिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। OH H H, OH को नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे जब आप इसको निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, जल के अणु का विलोपन इस प्रकार से होना है। क्या बना, देखिए मैं इसको इस प्रकार से खुला खुला लिख रहा हूँ, HHCH डबल बॉन्ड और CH2CH OH है। मैं OH को ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं पता लग जाएगा। ये अस्थायी अणु है, क्योंकि इसमें देखिए क्या हुआ, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। जल के अणु का विलोपन, इथिलीन ग्लाइकोल के एक कार्बन से जुड़ा हुआ OH, दूसरे कार्बन के जुड़े हुए H से H2O का निष्कासन, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या बना, CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना है, यहाँ से आपको विलोपन हुआ है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHOH। तो CHOH को मैंने खोल के लिख दिया, वो इसलिए लिखा है, इसको हम बोलते हैं वाइनिल अल्कोहल, जो अस्थायी है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर OH समूह जुड़ा हुआ है ना। इनोल है, इनोल डबल बॉन्ड कार्बन पे OH, तो ये अस्थायी है। ये जो इनोल है, ये संगत कीटो रूप में कन्वर्ट होता है। कैसा होता है, देखिए इस प्रकार से इसकी चलावे भी संरचना हम बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से तीर चलेंगे, क्या बना, देखिए ऊपर CH H और नीचे बना CH डबल बॉन्ड O, CH3CHO क्या बन गया, एक प्रकार का ये एल्डिहाइड लग रहा है, CHO है ना, ये एसिड एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड, ये वाइनिल अल्कोहल अस्थायी है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। क्या बना आपके उत्पाद के रूप में, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड इसमें उत्पाद के रूप में बनेगा जब आप निर्जल जिंक क्लोराइड को निर्जली कारक के रूप में लेंगे। निर्जल, ये आपका रिएक्शन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा निर्जली कारक हम लेते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल जो है H3PO3, फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है, ये जल के अणु का निष्कर्षण करता है इस प्रकार से, CH2OH प्लस, इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल के दो अणु काम आएंगे, CH2OH मैंने ऐसे लिखा है इसको, है ना। देखिए, जल के इथाइलिन ग्लाइकोल के दो अणु में से जल के एक अणु का विलोपन, ये ऐसे, यहाँ से जल का एक अणु निकलता है in presence of phosphoric acid. Phosphoric acid is acting here as an dehydrating agent, निर्जली कारक के रूप में ये व्यवहार कर रहा है। क्या बना, CH2OH CH2O CH2 CH2OH, इस प्रकार का आपके उत्पाद बनता है ना। इसमें देखिए इथरिक बॉन्ड आ गया यहाँ पे ना, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, अब यदि ये रिएक्शन शांत सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराई जाए, फॉस्फोरिक एसिड की जगह पे हमने निर्जली कारक लिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। शांत सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन तो ऐसी ही होगी, लेकिन उसमें जल का जो दूसरा अणु है यहाँ से भी निकलेगा, CH2OH। ये चूंकि प्रबल निर्जली कारक है ना, जल का एक अणु, जल के सब अब कितने अणु निकल जाएंगे, दो अणु निकल जाएंगे। दो अणु निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इसको CH2O CH2। ठीक है ना, ये कंपाउंड देख रहे हैं आप, ये कंपाउंड 6 सदस्यीय विलय है। इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ऑक्सीजन CH2 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH2। इस यौगिक को हम साइक्लिक तरीके से ऐसे लिखते हैं, ये कहलाता है 1,4 डाइऑक्सेन। 1 2 3 4 1,4 डाइऑक्सेन एक प्रकार का ईथर है, चक्रीय ईथर है और बहुत कम क्रियाशील है। इस कारण से ये विलायक के रूप में काफ़ी काम में आता है। निर्जल विलायक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं और अक्रिय विलायक के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये चक्रीय ईथर 1,4 डाइऑक्साइड बनता है जब आप शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी निर्जलीकरण की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। इसके अलावा इसकी एक रिएक्शन और बाकी है जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और वो जो रिएक्शन है वो है इसकी पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। आखिरी रिएक्शन और अलग से सिलेबस में मेंशन्ड है डियर स्टूडेंट्स, तो उस रिएक्शन को लेना मैं बिल्कुल समीचीन समझता हूँ। यहाँ पे पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास,
ये परीक्षा में अमूमन हर दूसरे साल पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पिनेकोल पिनोकोलोन पुनर्विन्यास। पहले तो आप ये समझिए कि है क्या चीज। ये पिनेकोल पिनेकोलोन जो है दो यौगिकों के नाम है और पिनेकोल का कन्वर्जन पिनेकोलोन में होता है। क्या होता है पिनेकोल? ये पिनेकोल है, CH3 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 है ना। आपके इथिलीन ग्लाइकोल था, यहाँ पे यदि चारों जगह 4 हाइड्रोजन हो जाए तो इथिलीन ग्लाइकोल था। तो ये है आपके क्या हो गया, देखिए इसका ये नामकरण है अपन। तो ये एक्चुअली इथिलीन ग्लाइकोल के चारों हाइड्रोजन को 4 CH3 समूह से विस्थापित कर दिया जाए। यूपी से नाम देंगे तो ऐसा आएगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल 1 2 3 4। तो 2,3 पे 2 मेथिल समूह है, 2 OH भी है। ये हो गया इसका 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन 2,3 डाइओल, इसका यूपी से नाम है। इसको हम शॉर्ट में पिनेकोल बोलते हैं, पिनेकोल। तो ये रिएक्शन जो है पिनेकोल की रिएक्शन है और बहुत अच्छी रिएक्शन है। और इसको जब आप अम्ल के साथ उबालते हैं, सम्मिलित कराते हैं इसका अम्ल के साथ, अम्ल आपके सल्फ्यूरिक एसिड लिया जा सकता है और भी कोई दूसरा खनिज अम्ल लिया जा सकता है। H2SO4 से अपन लिया है, इसके साथ जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो रिएक्शन होती है उसमें उत्पाद के रूप में ये कंपाउंड मिलता है CH3COC CH3 CH3 CH3, एक प्रकार का कीटोन प्राप्त होता है। इसको हम बोलते हैं पिनेकोलोन, पिनेकोलोन। और इस पुनर्विन्यास को, इसमें इस रिएक्शन के अंदर एक पुनर्विन्यास होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोधनाइन बनता है, वो एक अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होता है और उससे फलस्वरूप उत्पाद के रूप में आपको एक कीटोन प्राप्त होता है। तो कन्वर्जन ऑफ दिस पिनेकोल इनटू पिनेकोलोन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स और एनी अदर एसिडिक रिएजेंट इज नॉन एज पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। इसका मैकेनिज्म बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, 3 स्टेप का, बहुत मजा आएगा आपको उसको देखने में। देखिए इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ मैं, मैकेनिज्म बहुत जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप इसका मैकेनिज्म, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन का मैकेनिज्म, अम्ल आपने लिया है, अम्ल लिया है तो प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर, किसी पे भी हो सकता है क्योंकि सिमेट्रिक है। तो क्या बना OH2 पॉजिटिव, ये CH3 लगे हुए। अब ये OH2 यहाँ से निकलता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। OH2 यहाँ से जैसे रिमूव हुआ, पानी निकला, क्या होना देखिए CCOH पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकेटाइन बना, एक कार्बोकेटाइन जो 3 डिग्री है, तृतीय कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन का जो CH3 है, CH3 तो सभी पे लगे हुए हैं, ये CH3 यहाँ से यहाँ पर अटैक करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाके, है ना। इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये पुनर्विन्यास है और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखिए CH3 COH C CH3 CH3 CH3। अब क्या हुआ, यहाँ की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर कर दिया, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया तो फलस्वरूप क्या हो गया, यहाँ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी न्यूट्रलाइज होगी, यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इस कार्बन के ऊपर धनावेश आएगा क्योंकि यहाँ के CH3 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को CH3 लेके चला गया, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बना, ये भी तृतीय है कि ये भी 3 डिग्री है, तो ये 3 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी, ये जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है इससे OH जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा होने के कारण से इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है। इसकी मैं अनुनादी संरचना यहाँ बना के आपको बताता हूँ कि अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनेगी। ये देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इस हद तक दूर करेंगे कि ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज C CH3 एंड CH3, ठीक है। अब ये ज्यादा स्थायी है, ऑक्सोनियम आयन जो है ना बनस्पत की तृतीय कार्बोकेटाइन की, इस कारण से जो इसका ड्राइविंग फोर्स है कि हमेशा ये वाला कार्बोकेटाइन इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फाइनली ये दोनों को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कारण कि ये दोनों एक दूसरे के अनुनादी संरचना है। और फाइनल जो उत्पाद होगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल प्रेरित कन्वर्जन है, तो ये अम्ल आपने जोड़ा है, प्रोटॉन जोड़ा है तो प्रोटॉन निकालना भी है, यहाँ से प्रोटॉन का लिबरेशन होगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से निकलता है बनेगा क्या, मैं लिखता हूँ मैं, बनेगा CH3 CO C CH3 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 और ये आपका है पिनेकोलोन, एक प्रकार का कीटोन। तो कन्वर्जन ऑफ पिनेकोल टू पिनेकोलोन इज कॉल्ड पिनेकोल पिनेकोलोन कन्वर्जन, पुनर्विन्यास।
और ये आपके कोर्स में भी है। इसी के साथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल या विसिनल ग्लाइकोल की प्रिपरेशन और सारी रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।